हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू present in this morning session. We were discussing chapter number 11, that is a cash book. Chapter number is 11, that is a cash book. We have discussed six illustration yesterday. Today we are going to discuss illustration number 7. पेज नंबर 11.19 आपका पेज नंबर 11.19 के ऊपर चाहिए देखिए आपकी एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू कॉलम कैश बुक विद कैश एंड ए बैंक कॉलम ऑफ मिस सुनीता। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तो सिंपल है पर लास्ट में एक लाइन आएगी वो बड़ी अच्छी है। ठीक है ना, उसी और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर आता 99% ऐसे ही क्वेश्चन आया करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये टू कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक, तो आप इसी प्रकार से जो है जैसे बनाते आए हैं ठीक आप इस प्रकार से इसको एक फॉर्मेट बना लीजिए। ये आपका टी शेप फॉर्मेट हो गया, इसमें आपका ये बैंक का कॉलम हो गया, ये आपका कैश का कॉलम हो गया, उसके बाद में ये आपका LF, ये आपका वाउचर नंबर V नंबर, ये आपका पर्टिकुलर्स और ये डेट। तो यहाँ पर आप लिखें डेट, फिर है पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश एंड बैंक। सेम थिंग है इस साइड आप कर लोगे। ये आपके पास है डेट, उसके बाद में पर्टिकुलर्स के बाद में आपका है वाउचर नंबर, ये आपके पास में है LF, ये आपके पास में कैश और उसके बाद में आपका बैंक। ठीक है, ये आपके कॉलम्स हो गए जी। नाउ कॉलम्स आर कंप्लीट। आप ऊपर लिखोगे कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, ये आप हेडिंग देंगे। तो सबसे पहले आप शुरू करिए ये जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018, तो आप लिखोगे जनवरी 1 18 तो आपको पता ही है। अब डेट जो है मैं इसमें यहाँ पर नहीं लिखूँगा क्योंकि डेट फिर जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आप डेट को देखते रहिए। कैश इन हैंड है 70,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000। तो आपके पास में टू बैलेंस BD होता है ओपनिंग बैलेंस, यानी आपका पिछले साल दिसंबर में जो CD बैलेंस रहा होगा ना वो यहाँ पर BD बैलेंस है आपका हो गया। तो टू बैलेंस BD वो आपके पास में कैश के अंदर 70,000 है। ठीक है, और लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस है। तो ठीक है, 1 जन को आप यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ये आपका कैश के कॉलम में नहीं है, बैंक के कॉलम में आपका ये 50,000 है। ठीक है, ये आपका 50,000 है। तो देखिए बैलेंस ही दे रखा था पर कैश का बैलेंस दे रखा था डेबिट, क्योंकि कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट ही होता है। पर यहाँ पर इसने बोल दिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि व्हेन वी विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक मोर देन वी आर डिपॉजिटेड, हमारा जितना बैंक में जमा उससे ज़्यादा हम निकाल लें तो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। इसका ये क्रेडिट बैलेंस यानी बैंक हमारे अंदर पैसे मांगता है, बैंक इज और क्रेडिटर, तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस में होगा। अगर ये डेबिट होता तो फिर हम यहाँ पर लिखते इस जगह पे ये डेबिट हो जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, हमने कैश में माल बेचा है, तो यहाँ पर यानी ये रिसीट साइड थी तो यहाँ पर रिसीव हो गया। तो टू सेल्स, कैश क्यों रिसीव हुआ सेल्स अकाउंट से, तो टू सेल्स अकाउंट से आपके पास 50,000 है, आपको कैश मिला है, तो ये 50,000 आप लिख लीजिए। फिर 5 तारीख को कह रहे कि कैश डिपॉजिट टू बैंक 80,000, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, यानी यहाँ कैश आपका रिसीव हो गया, यानी बैंक में जमा करा, बैंक में यहाँ पर पैसा आपका रिसीव हो गया, क्योंकि हमने जमा करवाया तो हमारी दुकान से तो पैसा गया पर हमारे बैंक में आ गया। बैंक में आ गया तो कितना 1000 हो गया, 80,000 आपके पास में आ गया।
तो ये कैश और बैंक की एंट्री तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। ये बैंक में आया तो कहाँ से आया होगा, टू कैश, ठीक है, टू कैश, यानी बैंक में पैसा आ गया। अब हमने बैंक में जमा करा, इसका कैश से पेमेंट होगी हमारी, यानी हमने पेमेंट भी की है, तो ये पेमेंट साइड है। अब दो एस्पेक्ट हो गए, इसको देखिए, एक तो हमारे बैंक में पैसा जमा हुआ, तो बैंक में पैसा जमा तो हमारे खाते में पैसा आया, तो खाते में पैसा है, रिसीट हुई, तो हमारे खाते में पैसा ये आ गया, रिसीट हो गई। दूसरा हमारी दुकान से पैसा गया, पेमेंट हो गई, पेमेंट हो गई तो पेमेंट साइड ये है, तो हमने यहाँ पर पेमेंट कैश से दिखा दी 80,000, हमने यहाँ कैश से 80,000 की पेमेंट दिखा दी। और यहाँ पर आप लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश अकाउंट, ये हमारा हो गया। तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, क्योंकि इट इज एंट्री बिटवीन कैश एंड बैंक, कैश और बैंक के बीच में ये एंट्री है। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड, एनी क्वेश्चन, अगर आपको समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। दोबारा फिर देखो, आप इस ट्रांजेक्शन को पढ़ो, कैश 5 जैन को कैश डिपॉजिटेड है इनटू बैंक 80,000, हमने बैंक में कैश जमा करवाया, तो यानी हमारे पास बैंक में पैसा आ गया, रिसीट हो गया, पैसा आया तो बैंक में आ गया, ये आ गया जी बैंक में पैसा हमारा इतना, ठीक है। तो यहाँ पैसा आ गया तो कहाँ से आया, कैश अकाउंट से आया, तो कॉन्ट्रा हो गई। उधर से हमने अपने दुकान की जो चेस्ट है यानी गल्ला है, उसमें पैसा हमने पे किया, तो पेमेंट हो गई, पेमेंट हो गई, तो हमारी पेमेंट जो कैश से हो गई, तो हमने यहाँ पर कैश से मैं लिख दिया पेमेंट। कहाँ गया पैसा, ये आपका, सॉरी मैं गलती कर गया, ये बैंक में चला गया, यानी बैंक अकाउंट से आपका निकल गया। तो यहाँ पर कैश का कॉलम है तो यहाँ बैंक आ गया, और यहाँ बैंक का कॉलम तो यहाँ कैश आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, मीना से हमने गुड्स खरीदी हैं 30,000 की। अब मीना से गुड्स खरीदी, इसका लिए हुआ कि हमने उधार पे खरीदी होंगे, वी हैव परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इट मीन्स देयर विल बी नो एंट्री ऑफ क्रेडिट बिकॉज इट इज इन कैश बुक, all the cash transaction will be recorded, therefore this will not recorded in cash book. Next, check issued to Meena in full settlement 28,800, हमने 30,000 से का जो माल खरीदा था मीना से, और अब हमने इसको चेक दिया है, वो दिया हमने 7th को, ठीक है, 28,800 को, यानी पेमेंट हो गई। तो पेमेंट हो गई तो ये हो जाएगा बाय मीना, मीना को हमने पेमेंट कर दी, और कितने का चेक काटा, 28,800, इसका लिए हुआ कि 1,200 हमें डिस्काउंट मिल गया, पर यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम कहीं नहीं है, तो इसलिए डिस्काउंट का कोई भी नाम यहाँ पर मेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 5,000, बैंक से हमने निकाले, पैसा निकाला, बैंक हमने पेमेंट कर दी, तो पर्सनल यूज़ के लिए क्या, तो ड्राइंग हो गई, तो आपके पास हो जाएगी बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग्स, बैंक से निकाले हैं, तो बैंक के कॉलम में आप लिख दोगे 5,000, ठीक है, और यहाँ पर आप लगा देंगे डैश, ठीक है। नेक्स्ट में कह कि हमने ऑफिस के लिए नहीं निकाले, ये पैसे हमने जो विड्रॉ किए हैं, दैट इज फॉर पर्सनल यूज, एंड एनीथिंग विच इज विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज दैट इज कॉल्ड एज ए ड्राइंग। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम, ठीक है। तो कहता है कि सोल्ड गुड्स टू अजय, 12th को देखो, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एंट्री है कि सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम, अजय से जो हमें, अजय को हमने माल बेच दिया 12 को, और 12 को जो माल हमने बेच दिया उससे हम लोगों को जो है पैसा मिला था, और ये कितना मिला था, जैसे हमारे को ये आपका चेक मिला था आपको 25,000 रुपये का, तो चेक आपके पास 25,000 रुपये का मिल गया। अभी आपने इसको जमा नहीं करवाया है, ठीक है, तो जमा नहीं करवाया, तो अभी हम इसकी जब चेक हमने माल बेचा तो उधार पे बेचा एक प्रकार से, ठीक है, तो हम उसकी एंट्री भी नहीं करेंगे। अब हमने जो चेक आया था वो अगले दिन हमने जमा करवा दिया, ठीक है, तो अगले दिन हमने जमा करवाया है। ये कहते हैं कि अगले दिन 12 तारीख को आपके पास थी कि सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम 25,000, तो हमने माल बेचा और चेक मिला, तो अभी हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अब कहता है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय डिपॉजिट टू बैंक, तो 17th को जब बैंक में जमा करवा दिया, तो 17th को हम यहाँ पर करेंगे रिसीट साइड में टू चेक इन हैंड, ये ध्यान रखना, टू चेक इन हैंड, ये जो चेक इन हैंड है ये हमने बैंक में जमा करवाया, और ये 25,000 का, क्योंकि अगर माल बेचते तुरंत बैंक में जमा हो जाता पैसा, तो हम यहाँ पर लिखते टू सेल्स, पर हमने माल बेचा मान लो आज, और चेक भी आज ही मिला, 4 दिन तक चेक हमारे पास में पड़ा रहा, 5वें दिन में जमा करवाया, तो 5वें दिन जमा करवाया, तो सेल तो हमारी 4 दिन पहले हो चुकी थी, हमारे हाथ में क्या था, चेक था,
चेक इन हैंड था, तो हम इस चेक इन हैंड को बैंक में जमा करवाएंगे तो रिसीट हो गई और ये हो जाएगा टू चेक इन हैंड 25,000। यानी सेल की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि आपने चेक जो है वो अगले दिन जमा करवाया, यानी 20 अपने किया दैट वाज डिपॉजिटेड ऑन 17th। ठीक है, 12 को हमारे बेचा था 5 दिन पहले। बैंक चार्जेस 500, इसका पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पेमेंट करनी पड़ेगी तो बाय बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस हमेशा बैंक के अकाउंट में से कटते हैं, तो कभी भी वो कैश में नहीं होते, तो बैंक चार्जेस आप कैसे हो गया जी 500। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, सेम थिंग है कि बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया तो हमने तो पेमेंट करनी पड़ेगी। बाय इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट जो चार्ज किया हमारे से और वो उसने चार्ज किया 2500, ये भी आपके बैंक में से ही होगा। ठीक है, इसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से कैश मिला, तो कैश मिला तो आप यहाँ पर कर देंगे टू रमेश, रमेश से कैश मिला है और रमेश से कैश मिला 28,000, यानी कैश है अकाउंट में, कैश के कॉलम में लिखेंगे 28,000, सॉरी नॉट 800, 28,000। नेक्स्ट में क्या रखिए, पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 15,000, कि हमने सुनीता जो इसकी मालिक थी उसका लाइफ इंश्योरेंस पे किया। तो लाइफ इंश्योरेंस जब वो लाइफ तो केवल ह्यूमन बीइंग में होती है, बिजनेस हैविंग नो लाइफ, तो इसलिए ये सुनीता का ड्राइंग बन गई। ठीक है, तो ड्राइंग की पेमेंट कर दी तो हम करेंगे बाय ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स की हमने पेमेंट कितने की इंश्योरेंस की, 15,000 की, और वो हमने चेक से पेमेंट की है, यानी बैंक चला गया। और लास्ट में कहता है डिपॉजिट टू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 5,000 इन ए बिजनेस। ठीक है, कहता है कि सारा पैसा जमा करवा दो, आपकी बैंक में जमा करवा दो, आपकी जेब में तो केवल और केवल जो 5,000 ही बचनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब ये कि कैश में हमारे पास कितने आए। ठीक है, तो पहले मैं वैसे ही टोटल लगा लेता हूँ। ठीक है, रफी लगा लेता हूँ, तो ये आपके पास में हो गया 70 और 50, 1 20 और 28, 1 20 और 28 आपके पास में हो गया जी 148, यानी आपके पास में टोटल कैश आया 148,000। समझ गए जी, आपके पास कैश रिसीव हुआ 1,48,000। अभी हम टोटल रिसीट वाला भी नहीं लिख रहे, वो तो एक एंट्री करने के बाद लिखेंगे, क्योंकि लास्ट एंट्री है कि हमारे पास जितना कैश है उसमें 5,000 रुपये रखेंगे, बाकी जमा करवाएंगे। तो कितना कैश हमारे पास में है, तो अभी हमारे पास 148 आया है। पेमेंट हमने कितने की थी, हमने पेमेंट की थी 80,000 की, तो इसमें से आप 80,000 लेस कर दो, तो आपकी जेब में कितने बचेंगे, 0 0 0 8 और 6, 68,000 आपकी जेब में बचे। और 68,000 में इसने ये बोला कि आप 5,000 जो है वो आप अपने पास रखेंगे। ठीक है, और बाकी जमा करवा देंगे, तो यानी 5,000 तो आप रख लेंगे ये, तो बाकी कितने बच गए 63,000। ये कहता है 63,000 बैंक में जमा करवा दो, 63,000 बैंक में जमा करवा दो, यानी बैंक में रिसीट कर दो यहाँ, यानी बैंक में आप यहाँ पर 63,000 की एक एंट्री और कर दो। ठीक है, ये एंट्री आप यहाँ पर कर दो 68,000 की, तो यहाँ पर आपके कैश और बैंक की एंट्री है, तो यहाँ पर बैंक के कॉलम में गया तो यहाँ पर लिखोगे टू कैश अकाउंट, ये लिख दिया, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब आपने 63,000 इस अमाउंट में 63,000 यहाँ जमा करवा दिया, तो नेचुरली कैश में पेमेंट कर दी होगी, तो कैश में पेमेंट आपने की होगी 68,000 की, तो ये क्यों कैश और बैंक की एंट्री तो कॉन्ट्रा हो गई, तो यहाँ पर लिखोगे आप बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, 68,000। इस बात को दोबारा फिर समझो, ये बोला था लास्ट में कि डिपॉजिट द इंटायर अमाउंट आफ्टर रिटेनिंग 5,000, कि जितना अमाउंट आपके जेब में है उसमें 5,000 रुपये रख करके बाकी जमा करवा दो। इंटायर अमाउंट कितना, टोटल रिसीट हुई 148, टोटल पेमेंट आपने की थी यहाँ पर 80,000 की, तो आपके पास है अभी भी कैश जो बचता आपकी जेब में वो बचता 68,000। कहा कि 5,000 आप रिटेन कर लो, अपनी जेब में रखो, बाकी बचे 63,000 कि इसे बैंक में जमा करवा दो, तो हमने यहाँ बैंक में जमा करवा दिया। बैंक में जमा करवाया, कैश जमा करवा तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, तो यहाँ पर आपका हो गया कैश।
और उधर आपने कैश में से पेमेंट की, तो यहाँ कैश में पेमेंट की तो कैश वाले में कम हो जाएगा पैसा, यहाँ पर बैंक वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, अब एक क्वेश्चन वैसा ही होगा जैसे पहले था। अब आप करोगे टोटल तो क्या आएगा, अब आप यहाँ पर लिखो टोटल रिसीट्स। अब आप लिख लो टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स कितनी हुई, तो ये हमें दोनों की टोटल कर लेते हैं, टोटल रिसीट आपकी कितनी होती है। तो ये आपके पास होगा 70 और 50 एक 20, एक 20 और 28, ये हो गए 148। ठीक है जी, ये आपके पास कितना हो गया 80, और उसके बाद में 80 और 20, 1 लाख, 1 5 और 63, 168, 1,68,000 168। यानी आपके कैश जो रिसीट हुआ अब तक है वो 148, बैंक में जो रिसीट हुई 80 प्लस में 25 1,05,000, 15 में 63 जोड़ दिए 1,68,000। अब यहाँ पर टोटल पेमेंट कितनी हुई, टोटल पेमेंट देखें तो टोटल पेमेंट्स आपके पास में हैं वो आपके पास में 80 प्लस में 68, तो ये हो जाएगा आपके पास में 80 प्लस में 68, तो ये हो जाएगा 1,48,000, 1,48,000 ये आपके पास में हो गया जी। ठीक है, यानी आपका ये बैलेंस मिल गया। ठीक है, हाँ उसके बाद में नहीं 60, सॉरी ये 63 था, नॉट 68, 63 था। ये आपके पास में यहाँ पर आपका बैलेंस जो बनता है वो बनेगा 143। ठीक है, कि मैं गलती कर गया था, ये 63 की कॉन्ट्रा एंट्री पास की थी, 63 आना चाहिए था, मैं 68 कर गया। तो आपका यहाँ पर 5,000 का भी डिफरेंस है, ये आपका 148, ये 143। ठीक है, अब ये ले लो 50 और 20 70, 70 और 8 78, 78 और 5 83, 83 और 2 85, 85 और 10 95, 95 और 5 1 लाख, 1 लाख है, और ये हो जाएंगे 1,01,800। ठीक है, तो 1,01,800 ये आपके पास बन जाएगा। अब हम टोटल करके देखें, ये टोटल आपके पास 148 है, ये आपके पास 143 है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस CD, वही आपके 5,000 बने जो हमने रिटेन किए थे। ठीक है, क्योंकि 5,000 का डिफरेंस आना चाहिए था। 168 में से 1 लाख है, 1,800 घटा लो। ठीक है, तो आपके पास से 168 में से आपने घटा दिए 1,68,000 में से आपने घटा दिए 1,01,800, तो 0 0 10 में से 8 गया 2, और इधर 7 में से 1 गया 6, इधर आपका 6, यानी 66,200 बचा। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है 66,200 आपके पास आ गया। और अब टोटल कर लो तो टोटल दोनों सेम आएंगे, तो ये हो गया 1,48,000, 1,68,000, और ये भी 1 लाख है, इन दोनों को जोड़ लो 1,48,000, 1,68,000। ठीक है जी, अब ये बैलेंस CD है, तो यहाँ पर आप कर दोगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। कैश में तो आपका 500 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा जो आपका था, और उधर हो जाएगा 66,200 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन बनता है। दोबारा एक बार फिर देखो, जो लास्ट पॉइंट उसको देख लो, बाकी चीज़ आपके लिए नॉर्मल है। यहाँ तक हमने किया था कि 70 और 20, 17 50 1 20, 1 20 और 28 यानी 148। यहाँ पर आपका टोटल कैश आया था 148, और आपने पेमेंट की थी सिर्फ 80,000 की। इसका यह 68,000 आपके जेब में थे, तो 68,000 में से ये कहा गया था कि आपने 5,000 आपके पास रखने हैं, तो बाकी पैसा आप कैश में जमा, बैंक में जमा करवा दोगे। तो 63,000 आपने कैश में जमा करवाना है, तो 63,000 की मैंने कॉन्ट्रा एंट्री पास की थी, तो ये आपके 63,000 मैंने बैंक में जमा करवा दिया, और यहाँ पर हो गया टू कैश। ठीक है, C लिख दिया गया कॉन्ट्रा एंट्री। फिर मैंने यहाँ पर भी कैश से पेमेंट कर दी, 60 पेमेंट कर दी थी कैश से 63,000 की, तो 63,000 की पेमेंट कर दी, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, और ये बैंक वर्ड आ गया। ठीक है, अब इसके बाद है फिर आपने टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट जो ये निकालोगे। अब यहाँ पर जो आपका टोटल रिसीट थी दैट वाज 1,48,000, एंड टोटल बैंक की रिसीट थी 1,68,000, एंड हेयर टोटल पेमेंट इज 143, एंड टोटल पेमेंट इज 1,01,800, एंड नाउ यू विल डिडक्ट
दैट अमाउंट फ्रॉम दिस अमाउंट। 148 में से आप घटा दो 143, तो 5000 आपका बच गया, वो बच गया बैलेंस सी डी। इधर 168 में से 1 लाख है, 1800 घटा दो तो ये बच जाएगा 66,200 और फिर टोटल मिला दो। तो इस प्रकार से आपका ये कैश बुक कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? हाँ जी, कोई पॉइंट पूछना चाह रहे हैं? जांगड़ा कुछ पूछना चाह रहा है बेटा? नहीं पूछना? सौरभ पंडित, सौरभ तो बोल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। इशू, इशू नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं पूछना? चलो, हाँ क्या नाम है ये मैक की बहन, क्या नाम? भूमि, भूमि क्या नो सर? हाँ क्या समझ रहा है? खाना खाया कि नहीं खाया तुमने? हाँ क्या खाया था आज, याद है? हाँ ओट्स, ओट्स में क्या होते हैं, क्या कुछ खाने वाली चीज़ें? भूख मिट जाती है ओट्स से? हाँ लगता तो नहीं तो ओट्स खाने वाली है, लगता तो नहीं, इतनी सेहत ही नहीं थी, सेहत ही नहीं लग रही तेरी तो ओट्स खाने वाली हैं। पर जब आंधी आई थी तो घर में घुस गई थी या उड़ गई थी? हाँ हाँ, तो वही करना, ओट्स खाती तो उड़ती नहीं ना। बात तो ये है। और तेरा भाई पढ़ता कि नहीं पढ़ता? वो पढ़ता कि नहीं पढ़ता? अच्छा, डफर तुम्हारे में से कौन सा है फिर? तुम दो, तुम्हारे में डफर कौन है? तुम तो सारे इंटेलिजेंट हो, डफर तो कोई है ही नहीं तुम्हारे घर में। हाँ है अरे डफर तो तुम्हारे घर में कोई है ही नहीं, सारे इंटेलिजेंट हैं। हाँ जी, चलो हम करते हैं 8th ए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोशिश करता हूँ 10 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो आप भी कोशिश करना कि वो गरिमा लड़की आई है क्या? इशिता, एक नई लड़की गरिमा आनी थी, आई है क्या? नहीं है, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। आई है गरिमा, सुन रहे आप मेरे को? गरिमा, पता नहीं गरिमा बोल ही नहीं, डर लग रहा है क्या? सुन नहीं रहा गरिमा को, पता नहीं। अगर आवाज खोल लो तो वो यस यस सर कह देना। डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, LF, कैश, बैंक, और सेम कॉलम हम इस साइड में देते हैं। ये आपके पास है डेट, फिर है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद में हमने ले लिया LF के बाद में ना, सॉरी वोचर नंबर था इधर ही, वोचर नंबर, ये LF के बाद में ये आपके पास में है कैश, और ये आपके पास में बैंक का कोड। ठीक है जी, ये आपके पास में है। अब सबसे पहले आप लीजिए कि कैश इन हैंड वो 6200 है, और ये पास आपकी जो बुक है वो कह रहा 2 करोड़ कैश बुक बनाइए और नेसेसरी एंट्री जनरल भी करिए, कि इसमें जो चीज़ें जनरल में जो यहाँ पर नहीं आएंगे वो जनरल में भी करके दिखाओ। ये कहता है कि कैश इन हैंड 1 अप्रैल को, ठीक है, अप्रैल 1 को कैश इन हैंड यानी टू बैलेंस BD, वो आपके पास में है कैश में 6200, ठीक है, 6200, और बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब कई शेड में जाएगा, तो ये अप्रैल 1 को ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस BD, और ये आपके पास में कैश वाले कॉलम में तो डैश लगा दोगे और यहाँ पर लिख दोगे 18,500, ठीक है जी। उसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, तो सेम डे जमा करवा दिया, तो आप जो है रिसीट दिखाएंगे टू हरी से पैसा आया है, क्योंकि ये आपकी रिसीट साइड है, तो यहाँ जो चीज़ आती है वो हम करते हैं। तो बैंक में जमा किया आपने, चेक आया था बैंक में जमा किया, तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा, वो हो जाएगा 1300, ठीक है। उसके बाद में रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद से एक चेक मिला, तो भैया चेक मिलने कोई एंट्री नहीं करते हम, जनरल में करेंगे, एंट्री करेंगे वो।
चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिट टू बैंक। इन 5 तारीख को हमने क्या किया कि विनोद का जो चेक आया था हमारे पास में, वो जो 3rd को आया था वो अब हमने जमा करवाया, तो चेक हमारे हैंड में पड़ा था वो, तो हम कर देंगे टू चेक इन हैंड। टू चेक इन हैंड जो है यानी आपके हाथ में जो चेक पड़ा था उसको आपने अब लगा दिया, वो आपका जब बैंक में चला जाएगा 3300। कि अगर इमीडिएटली डिपॉजिटेड होता ना, जैसे कि इमीडिएटली डिपॉजिटेड था तो हमने 2 हरी लिख दिया, या विनोद लिखते अगर इमीडिएटली डिपॉजिट होता, तो इमीडिएटली डिपॉजिट हुआ नहीं तो चेक हमारे हैंड में ही था, तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे टू चेक इन हैंड 3300। ठीक है। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 20,000। इसका मतलब ये आपका जो है परचेज अकाउंट से पेमेंट करनी पड़ी, ये पे आपकी पेमेंट साइड है। तो बाय परचेजेस और परचेज आपकी चेक दे दिया था आपने, तो चेक दिया तो वो आपके पास होगा 20,000 का। ठीक है, आपने यहाँ पर कर दिया 20,000। उसके बाद में करेंगे आपका फ्रेट पेड इन कैश, आपने फ्रेट पे किया तो पेमेंट हो गई, खर्चा हो गया, यानी पेमेंट साइड में है बाय फ्रेट। फ्रेट आपके पास में जो है वो आपके पास में है 250, कैश में लिखा है, क्लियर बोला कैश में। ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,220, तो हम नगद में माल बेचा तो पैसा आया होगा, तो टू सेल्स, क्यों आया पैसा, सेल अकाउंट से, टू सेल्स अकाउंट, और ये होगा 12,220, बैंक में डैश लगा दो। फिर उसके बाद कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने फिर माल कैश में बेचा, फिर कर दो टू सेल्स अकाउंट, और कैश में बेचा है, और यह कैश में है 16,000, यानी 16,000 में हमने माल कैश में बेच दिया। सेल प्रोसीड ऑन 8 अप्रैल डिपॉजिट टू बैंक। 8 अप्रैल को जो सेल डिपॉजिट प्रोसीड हुई थी, यानी 8 इससे ऊपर वाली है, ये 16,000 की सेल डिपॉजिट प्रोसीड हुई थी, ये उन्हें बैंक में जमा करवा दी, यानी बैंक में हमारे यहाँ पर जो रिसीट है ये उन्हें बैंक में रिसीट करवाते, 16,000 रुपये बैंक में रिसीट रिसीव हो गई, यानी बैंक में जमा करवाते 16,000। तो बैंक और कैश की एंट्री तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, और यहाँ पर आप लिख दोगे टू, अब बैंक का कॉलम है ना तो यहाँ लिखोगे कैश, तो टू कैश अकाउंट आप लिख देंगे। ठीक है। और उधर हमने कैश बैंक में जमा कराया तो ये पेमेंट है, तो हम यहाँ कैश में से पेमेंट दिखा देंगे 16,000 की, ये पेमेंट हो गई जी। ठीक है। और यहाँ पर ये कैश का कॉलम तो आप लिख देंगे बाय बैंक, और कैश और बैंक की ये आपकी एंट्री है, तो ये आपकी हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। अब करके विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 1,000, हमने प्राइवेट यूज के लिए निकाला, ड्राइंग हो गई, तो बाय ड्राइंग्स आपकी 1,000, कुछ भी नहीं बोला हुआ तो मान के चलते हैं कैश ही रहा होगा। ठीक है। उसके बाद में करा कि आपका विड्रॉ बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज 5,000, तो यहाँ पर सेकंड आपके एंट्री हो गए बाय ड्राइंग, ये आपकी और ड्राइंग आपकी हुई है वो चेक से हुई है 5,000, यानी बैंक से आपकी ड्राइंग हुई है। ठीक है। उसके बाद अगर गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, सुरेश से हमने माल जो उधार पे खरीदा 14th को, माल हमने उधार पे खरीदा सुरेश से, तो क्रेडिट की एंट्री नहीं होती इसमें। पेड टू सुरेश बाय चेक, सुरेश को हमने पेमेंट कर दी चेक से 2,500 की, तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय सुरेश, क्योंकि हमने पेमेंट की है, तो बाय सुरेश, और हमने चेक से पेमेंट कर दी 2,500 की। ठीक है जी। इसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम अजय नॉट बैंक्ड, नॉट बैंक का मतलब ये हुआ कि चेक हमने बैंक में जमा नहीं करवाया तो अभी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगले मेरा चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंडोर्स टू विजय, एंडोर्स टू विजय का मतलब क्या होता है, एंडोर्स होता है बेचान करना, एंड एंडोर्स मीन्स मान लो कि आप ए हैं, ठीक है, और आपको सी से चेक मिला था, आपने चेक आगे डी को दे दिया, यानी आप ए थे, आपने सी से चेक दिया और ये चेक आपने डी को दे दिया, तो ये यहाँ से जो चेक आया था वो एज इट इज़ डी को दे देना, ये कहलाता है इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट की एंट्री नहीं होती, क्योंकि आपके कैश के ऊपर कोई असर नहीं है, ना तो बैंक पे ना कैश पे कोई इसके ऊपर असर नहीं आता, तो इसलिए चेक रिसीव्ड की एंट्री भी नहीं होती। और आपका जो चेक रिसीव हो गया उसको इंडोर्स कर दें तो इंडोर्समेंट की एंट्री भी आपकी नहीं हुआ करती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम महेश डिपोजिट इनटू बैंक 2,700, महेश से चेक मेरा जब बैंक में जमा हो गया
तो क्योंकि रिसीट हो गई है तो लिखोगे टू महेश, और ये आपके पास हो गया जी 2700, ठीक है जी। बैंक में जमा हो गया। रिसीव्ड कैश 1000 एंड 1200 फॉर कैश सेल, ठीक है। आपको जो है 24 तारीख को आपने सेल की थी, उसने सेल तो आपने टोटल जो की थी वो की थी 2200 की, पर इसमें आपका कैश तो आ गया 1000 का, और बैंक एक चेक आ गया 1200 का, ठीक है। तो यानी आपने जो है जो चेक मिला, एक तो सेल की थी तो कैश में की थी आपने 1000 की, और आपने चेक से की थी बैंक जो चेक मिला था वो 1200 रुपये का, ठीक है। और अगला करें पेड इन टू बैंक, आपने बैंक में जो है 10,000 जमा करवा दिए। यहाँ इतने सारे पैसे जमा पड़े, इसमें से बैंक इसमें उठा के बैंक में जमा करवा दिए। कितने जमा करवा दिए बैंक में? बैंक में रिसीट हो गई 10,000 की, तो बैंक में रिसीट 10,000 की हो गई। तो ये कॉन्ट्रेंटी, क्योंकि बैंक में कैश जमा करवाया तो आप यहाँ लिखोगे टू कैश अकाउंट, ठीक, कॉन्ट्रेंटी है। अब यहाँ आपके बैंक में तो रिसीट हो गई, तो यहाँ कैश से पेमेंट हो गई होगी 10,000 की, तभी तो कॉन्ट्रा बनी हो ना। तो ये आपके 10,000 की, तो ये कैश का कॉलम यहाँ लिखेंगे आप बाय बैंक, यहाँ बैंक लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये कॉन्ट्रेंटी आपकी हो गई जी, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंट इनटू बैंक इमीडिएटली, हमने जो है चेक मिला था प्रेम से, बैंक में भेज दिया था, एंट्री हो गया, हमारे पास में है नहीं वो। टू प्रेम, प्रेम से हमें चेक मिला और वो बैंक में भेज दिया 4150 का, ठीक है जी। और अगले में करके आपका प्रेम का जो चेक है वो 28 को डिसऑनर हो गया, यानी 4150 का चेक था वो आपका डिसऑनर हो गया। तारीख जो थी ये आपकी उस दिन तारीख आपकी थी 28, तो डिसऑनर हो गया, और उसके ऊपर जो है आपके चार्ज लग गए जी 20 रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये चार्ज लग गए, तो आप क्या करोगे, जब पैसा मिला था तो प्रेम कर दिया था, प्रेम अकाउंट कर दिया था। जब जाएगा डिसऑनर होगा, यानी बैंक आपसे पैसे ले लेगा एक प्रकार से, तो भी आप प्रेम का नाम लेके रहेंगे, टू प्रेम अकाउंट। कितना, ये तो था ही 20 रुपये और फालतू लग गए, तो 4170 आपके पास में 20 रुपीज़ आपके बैंक चार्जेस और लग गए। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। पहले जब चेक मिला था बैंक में जमा हुआ, रिसीट हो गई थी, अब चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक हमसे पैसे मांगेगा, तो बैंक ने हमारे खाते से पैसे काट लिए, तो यानी पेमेंट हो गई, ठीक है जी। अब उसके बाद ये कहता है कि किशोर डिपॉजिट डायरेक्टली इन आवर बैंक 3000, किशोर ने हमारे बैंक में सीधे जमा करवा दिए। हाँ जी बोलिए बेटा। हाँ कोई नहीं, 1 मिनट रहती बेटा, लास्ट एंट्री है। तो हमने जो है बैंक किशोर ने हमारे खाते में जमा करवा दिए, तो टू किशोर ने हमारे खाते में जमा करवा दिए, और कितने जमा करवाए हैं 3000, तो ये बैंक में जमा करवा दिए 3000, ठीक है जी। इसके बाद बैंक है चार्ज 60 फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक ने हमारे चार्ज काटा तो पेमेंट हो गई बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आपके पास में हैं वो 60 रुपीज़, ठीक है। और बैंक इंटरेस्ट भी है, तो बाय बैंक इंटरेस्ट ये भी हमसे पेमेंट हो गई, और ये हो गया 720, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, टोटल पेमेंट यहाँ ले लोगे और टोटल रिसीट यहाँ ले लोगे। अब टोटल पेमेंट टोटल रिसीट को भूल भी जाओ, अब वो तो आपको शुरू में सिखाने के लिए की गई थी। अब तो आप क्या करोगे कि वैसे रफ के अंदर जो है वो टोटल इस साइड का मार लोगे और उधर वो घटा दोगे, बाकी जो बचेगा वो बाय बैलेंस CD बच जाएगा, ठीक है जी। तो आज इतना ही, क्योंकि मेरी क्लास सेकंड आ गई होगी और आपकी क्लास जो वो आने को हो गई होगी, ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।